नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हैं, उससे संबंधित आपको यहां पर 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 200 प्रश्नों की ये सीरीज, यानी कि 100 प्रश्न और मिलेंगे, लेकिन वो भाग 2 होगा। भाग 1 में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, भाग 2 में आपको फिर 100 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 200 प्रश्न लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना है, जितने भी ग्रुप पे शेयर करना है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सिर्फ इतनी सी आपसे विनती है, तीनों काम आपको फटाफट कर लेना है, क्योंकि बहुत समय लगा मुझे इस पीडीएफ को बनाने में। तो आपको सिर्फ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन कौन से शैक्षिक कार्यक्रम हैं, किसमें से प्रश्न लिए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टोटल 20 कार्यक्रम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार 2009, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना, शिक्षाकर्मी कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, महिला जनसंख्या, सबके लिए शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। ये 20 जो कार्यक्रम हैं, इससे संबंधित आपको यहाँ पर 100 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अंत में आप जरूर बताइएगा कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो अंत में बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्कूल परिसर, स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो अवधारणा है वो पहली बार कहाँ लागू किया गया था? यानी उत्तर प्रदेश में किया गया था, राजस्थान में, बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। याद रखिएगा, स्कूल परिसर की जो अवधारणा है वो पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। न्यूपा, NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? सबसे पहले जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। आपके सामने है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है। उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रसारण विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसकी कहाँ पर हुई थी यदि स्थान पूछे तो वो है न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं कि ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये शैक्षिक योजना से संबंधित है। यहाँ पर इसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, यानी शैक्षिक योजना से ये मुख्य रूप से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, छात्रों के लिए कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया के लिए स्कूल में ITC योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? ITC योजना, इसके बारे में पूछा गया 2001, 2003, 2004 या फिर 2006। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2004। याद रखिएगा, ITC योजना भारत सरकार द्वारा 2004 वर्ष में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूलभूत अधिकार के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर देखिए, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी पूछा गया है। 1996 में, 1998 में, 2001 में, या फिर 2003 में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2001 में। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो 2001 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को वर्ष में अधिनियमित किया था। कौन से वर्ष में अधिनियमित किया था? 2006 में, 2007 में, 8 में या फिर 9 में? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा 2009। याद रखिएगा, भारत सरकार ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में अधिनियमित किया था। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, छठा प्रश्न है, गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के लिए पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पर देखिए,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसे किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1990, 1992, 96 या फिर 98? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1998। गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के लिए पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1998 वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। पाठचर्या, शिक्षक रुचि, बालक की आवश्यकता या फिर सामाजिक आवश्यकता? सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपके सामने है पाठचर्या। पाठचर्या को ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? 41 व 46 अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। ये किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या फिर क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से? तो यहाँ पर भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 41 व 46 है ये आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से के कल्याण से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला वाला होगा। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? यहाँ पर देखिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किसके लिए है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। सभी छात्रों के लिए नहीं है, सभी छात्र व प्रौढ़ों के लिए भी नहीं है और सभी नागरिकों के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी वाला होगा। यहाँ पर देखिए कार्य दिवस पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? 200, 220, 1000 या फिर 800? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 200। यहाँ पर देखिए दिवस की बात हो रही है, घंटे की बात नहीं हो रही है। प्राथमिक स्तर पर जो न्यूनतम कार्य दिवस होंगे वो 200 दिवस होंगे। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक निर्धारित है। यहाँ पर देखिए घंटे की बात हो रही है, कितने घंटे होना चाहिए? 800, 1000, 1100 या फिर 700? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा 800। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 6 से 14 वर्ष पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? यहाँ पर देखिए किस सुधार को सुझाया गया है ये बताना है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, साथ में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये तीनों को सुझाया गया है सुधार के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात है। यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर आपको बताना है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों कक्षाओं के बारे में पूछा गया है कि दोनों कक्षाओं हेतु शिक्षक और छात्र का अनुपात आपको बताना है 1:40, 1:30, 1:10 या फिर 1:20। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1:40। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? यहाँ पर देखिए शामिल लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है ये पूछा गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला होगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। ये किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है? सरल सा प्रश्न है, आपको पता होगा। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या फिर 6 से 12? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या फिर ज्ञात को वास्तविक जीवन से जोड़ना? तो यहाँ पर कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है एनसीएफ 2005 में? तो राइट आंसर होगा रटने को महत्व प्रदान न करना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। यहाँ पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करता है, यह आपको बताना है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्यवस्तु, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने की विषय वस्तु, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ कब हुआ? शिक्षा का अधिकार उद्घोषित 2007 में, 8 में, 9 में या फिर 2010 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2009 में। शिक्षा का अधिकार जो उद्घोषित हुआ था वो 2009 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा के अधिकार का शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है, 21 के हैं या फिर अनुच्छेद 32 है? तो राइट आंसर आपका होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जिसे शॉर्टकट में NAEPB कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्रामर। ये इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी पूछा गया है। 1978 में, 1980 में, 1987 में या फिर 1999 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा 1978 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 1978 को की गई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चों पर होता है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों पर भी होता है और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी लागू होता है। लेकिन 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सही है। जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं। सभी बच्चों जैसे कि 6 से 14 वर्ष को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, उचित आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाना या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत 86वें संविधान 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है। यहाँ पर अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21, 21A, 18 या फिर 22? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 21A। याद रखिएगा 21A के अंतर्गत 86वें संविधान 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है 21A के अंतर्गत। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है। कितने प्रतिशत है? 25%, 30%, 40% या फिर 45%? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि ये होती है 25%। निजी स्कूलों में जो गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं वो 25% होती हैं। शिक्षा का संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? 1952 में, 1976 में, 1986 में या फिर 1992 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1976 में। याद रखिएगा शिक्षा का संविधान संशोधन 1976 वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2005 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष का आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं, संविधान की यह धारा है। यहाँ पर किस धारा में कही गई है? 21A, 21B, 22A या फिर 22B? सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 21A। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प सही होगा। संविधान की 21A धारा में यह बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1980 में, 1995 में या फिर 1994 में? तो याद रखिएगा ये हुई थी 1980 में। राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 में हुई थी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में बातचीत की गई। ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है।
शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एनसीएफ 2005 में किसकी बातचीत की गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। इसकी बातचीत की गई थी 2005 में। तो याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यहाँ एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक न छूट जाए, यहाँ बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी। एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। तो यहाँ पर जो तीनों विकल्प होंगे ये सही होंगे। तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसको? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में सहरचित अनुभवों को, या फिर बालकों के लिए सहरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। यहाँ पर आपको बताना है किसको अधिक महत्व दिया है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर होगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया है एनसीएफ 5 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसे कार्यवाहक माना है स्मिथ ने? अभिभावक को, शिक्षा को, शिक्षार्थी को, या फिर पाठ्यक्रम को? तो इन्होंने माना है शिक्षा को। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में जो कार्यवाहक माना है वो शिक्षा को माना है। शिक्षा कर्मी कार्यक्रम जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एसकेपी की शुरुआत कब हुई? 1955 में, 80 में, 87 में, या फिर 45 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1987 में। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न आपको 36, 37 और 38 मिलेंगे, और तीनों की ही जो शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई। तो याद रखिएगा शिक्षाकर्मी कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1987 को हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत के बारे में पूछे तो इसकी भी जो शुरुआत हुई थी वो भी 1987 को हुई थी। और यहाँ पर पूछा गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी भी जो शुरुआत हुई थी वो 1987 को हुई थी। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। शिक्षाकर्मी कार्यक्रम के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना भी 1987 को हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भी 1987 को हुई थी। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो शुरुआत हुई थी ये भी 1987 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा तीनों के आंसर 1987 होंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। यहाँ पर देखिए न्यूनतम कार्य घंटे बताना है, लेकिन प्रति सप्ताह आपको बताना है क्या है। 40 घंटे हैं, 45 घंटे हैं, 50 घंटे या फिर 45 घंटे हैं। सरल सा प्रश्न है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। 45 घंटे आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में दायित्व पूरा करना चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना चाहिए, ये भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना चाहिए, ये भी सही है। तो यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये तीनों ही विकल्प या फिर तीनों ही दायित्व पूरा करना चाहिए एक अध्यापक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? 30, 40, 45 या फिर 50? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा? 40 अनुपात होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में सूचना एवं संचार तकनीक शिक्षकों को उपलब्ध कराकर अपनी कार्यशैली को बदलने का अवसर प्रदान करती है। उन्नत शैक्षिक सामग्री में करती है प्रदान, शिक्षण एवं सीखने की अधिक प्रभाव विधि में प्रदान करती है, या फिर अधिक इंटरेक्टिव शैक्षिक सामग्री में करती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा उन्नत शैक्षिक सामग्री, शिक्षण एवं सीखने की अधिक प्रभावी विधि और अधिक इंटरेक्टिव शिक्षण सामग्री ये अवसर प्रदान करती है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। भारत का भविष्य
उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यहाँ मत किस आयोग का है, यहाँ पर आपको बताना है जो मत है ये किस आयोग का है, मुदालियर आयोग का है, सेडलर आयोग का है, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का है या फिर कोठारी शिक्षा आयोग का है। तो राइट आंसर आपका होगा कोठारी शिक्षा आयोग का। याद रखिएगा, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यहाँ मत कोठारी शिक्षा आयोग का है। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है, अभिभावक से, समाज सुधारक से, माली से या फिर राष्ट्रनायक से। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता है, माली से। अध्यापक की जो सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है वो माली से दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसे KGBV के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्टकट नेम है इंग्लिश का, की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2010 में, 2003 में, 2008 में या फिर 2004 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, NKC की शुरुआत कब हुई थी, 99 में, 2005 में, 3 में या फिर 6 में। तो याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में हुई थी। बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है किसके रूप में, मातृबोली के रूप में, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के लिए या फिर गाने के रूप में। सरल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपके सामने है, मातृबोली के रूप में। बालक सर्वप्रथम जो मातृभाषा को सीखता है वो मातृबोली के रूप में सीखता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई, कहाँ पर आयोजित की गई, उदयपुर में, दिल्ली में, नई दिल्ली में या फिर उदयपुर में। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो आपका राइट आंसर होगा NCERT नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की जो कार्यशाला है ये NCERT नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए, विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10, 3, 2 या फिर 1 वर्ष। तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष। याद रखिएगा, विद्यालय प्रबंध समिति का जो पुनर्गठन होगा वो 2 वर्ष के पश्चात होगा। RTE 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है, यहाँ पर आपको RTE 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए प्रावधान बताना है। क्या है, प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष, प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष, प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष या फिर प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष। तो यहाँ पर क्या प्रावधान है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष। याद रखिएगा, RTE 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए जो प्रावधान होगा वो प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष का होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, RTE 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प अलग है। यहाँ पर प्रावधान पूछा गया है, समिति में 3/4 सदस्य माता पिता व संरक्षक होंगे, समिति की 50 सदस्य महिलाएं होंगी, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है RTE 2009 के तहत, तो इसके ये दोनों ही प्रावधान है। समिति में 3/4 सदस्य माता पिता व संरक्षक होंगे, साथ में समिति की 50 सदस्य कौन होंगी, महिलाएं होंगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त दोनों होगा। अगला प्रश्न है, CBCS का विस्तृत रूप। यहाँ पर देखिए CBCS का विस्तृत रूप पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड कोर सिस्टम, चॉइस बेस्ड कॉमन सिस्टम या फिर चॉइस बेस्ड क्रिएटिव सिस्टम। तो यहाँ पर इसका विस्तृत रूप पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में CBCS को लागू किया। यहाँ पर देखिए CBCS को किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम भारत में लागू किया गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, आगरा विश्वविद्यालय में या फिर बनारस विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में CBCS को लागू किया गया था। राइट आंसर आपका बी वाला होगा।
सीबीसीएस के तहत विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर में मैक्सिमम कितने क्रेडिट स्कोर अर्न करना होगा। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम कितने क्रेडिट स्कोर अर्न करना होगा, 25, 52, 55 या फिर 12। तो राइट आंसर होगा आपका 52। याद रखिएगा सीबीसीएस के तहत विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर में मैक्सिमम जो क्रेडिट स्कोर अर्न करना होगा वो कितना होगा, 52। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में, यहाँ पर देखिए प्रत्येक सेमेस्टर के बारे में पूछा गया है कि प्रत्येक सेमेस्टर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने क्रेडिट स्कोर करना अनिवार्य है। यहाँ पर प्रत्येक सेमेस्टर में पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बारे में पूछा गया है कि कितने क्रेडिट स्कोर करना अनिवार्य है। मैक्सिमम 26, मिनिमम 16, 52, 25, 35, 16 या फिर 26। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम की हम बात करें तो वो है 26 और मिनिमम की बात करें तो वो है 16। याद रखिएगा प्रत्येक सेमेस्टर में मैक्सिमम 26 और 16 मिनिमम क्रेडिट स्कोर करना अनिवार्य है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। सीबीसीएस अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में कितने सप्ताह शैक्षणिक कार्य आवश्यक। यहाँ पर देखिए प्रत्येक सेमेस्टर में कितने सप्ताह शैक्षणिक कार्य आवश्यक है। 10 से 15 सप्ताह, 16 से 18 सप्ताह, 15 से 18 सप्ताह या फिर 12 से 16 सप्ताह। तो यहाँ पर सप्ताह के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा 15 से 18 सप्ताह। सीबीसीएस अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह शैक्षणिक कार्य आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। यहाँ पर देखिए अब दिवस के बारे में पूछा गया है कि सीबीसीएस का एक सेमेस्टर कितने दिवस का होगा। 60 दिवस, 120 दिवस, 90 दिवस या फिर 80 दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 90 दिवस। याद रखिएगा सीबीसीएस का एक सेमेस्टर 90 दिवस का होगा। कितने दिवस का, 90 दिवस का। आगे बढ़ते हैं। सीबीसीएस के मुख्य पाठ्यक्रम कौन कौन से। यहाँ पर देखिए सीबीसीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी को लिया गया है, 1 बाय 1 यानी कि एक के बाद एक लिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर मुख्य पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं सीबीसीएस के पूछा गया है। मूल है, वैकल्पिक और मूल है या फिर मूल, वैकल्पिक और बुनियादी हैं। तो यहाँ पर सीबीसीएस के मुख्य पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा मूल, वैकल्पिक और बुनियादी। ये तीनों ही मुख्य पाठ्यक्रम हैं सीबीसीएस के। तो राइट आंसर आपका डी वाला होगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको RMSA भी कहा जाता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। 2011 में, 2008 में, 2003 में या फिर 2009 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी। चलिए, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान RUSA की शुरुआत कब हुई थी। 13 में, 5 में, 3 में या फिर 16 में। ये भी इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में हुई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सीबीसीएस एक कैफेटेरिया विशेष कार्यक्रम दृष्टिकोण प्रदान करता है। कौन सा दृष्टिकोण प्रदान करता है विशेष कार्यक्रम सीबीसीएस। छात्र अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम चुन सकता है, छात्र अपना क्रेडिट स्कोर प्राप्त कर सकता है, छात्र अपना कार्य पूर्ण कर सकता है या फिर छात्र अपना क्रेडिट पूर्ण कर सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, छात्र अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम चुन सकता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। नियोजन का सिद्धांत कहलाता है, सहसंबंध का सिद्धांत कहलाता है, लचीलेपन का सिद्धांत कहलाता है या फिर विश्लेषण का सिद्धांत कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका होगा विश्लेषण का सिद्धांत। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का जो शिक्षण सिद्धांत कहलाता है वो विश्लेषण का सिद्धांत कहलाता है। NCERT जोर देती है, किस पर जोर देती है। बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज अधिकार शिक्षा पर या फिर व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि जो NCERT है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है। छात्र केंद्रित शिक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए NCF 2005 के अनुसार जो प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है वो तीनों ही आवश्यक है। छात्र केंद्रित शिक्षण, श्रव्य दृश्य सामग्री और योग्य शिक्षक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा।
एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा? यहाँ पर देखिए सबसे उपयुक्त सिद्धांत पूछा गया है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, लचीला सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो तीनों ही सिद्धांत हैं ये पाठ्यक्रम निर्माण के सबसे उपयुक्त सिद्धांत हैं। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, लचीला सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? प्रश्नावली है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है या फिर केस स्टडी विधि है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा केस स्टडी विधि। याद रखिएगा, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की जो सर्वाधिक उपयोगी विधि होगी वो केस स्टडी विधि होगी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यहाँ विभेद कहलाता है। यहाँ पर जो विभेद है ये क्या कहलाता है? भावात्मक विभेद, व्यवहारिक भेद, सीखने का भेद या फिर मूल प्रवृत्ति का भेद। तो ये कहलाता है मूल प्रवृत्ति का भेद। याद रखिएगा, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यहाँ विभेद मूल प्रवृत्ति का भेद कहलाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है, वहाँ विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि है, सहकेंद्री विधि है, क्रियात्मक विधि है या फिर समाज मिति विधि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निरीक्षण विधि। याद रखिएगा, वहाँ विधि निरीक्षण विधि है जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत। यहाँ पर देखिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन से हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा आपको बताना है। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, आवश्यकता के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही सिद्धांत प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, प्रायोजना विधि, पर्यवेक्षण विधि या फिर खेल विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि। परंपरागत शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया था तो आपका राइट आंसर पहला वाला होगा व्याख्यान विधि। शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1995 में, 98 में, 80 में या फिर 91 में? तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। शिक्षा गारंटी योजना की शुरुआत 1991 में हुई थी। शिक्षा गारंटी योजना के बारे में पूछे या फिर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के बारे में पूछे तो इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। याद रखिएगा दोनों की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत पूछा गया है, कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है या फिर उक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये तीनों ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए या फिर विश्व का होना चाहिए क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा होता है। तो जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा गुण वस्तुनिष्ठा परीक्षा का नहीं? यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठा परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है पूछा गया है? वेद है, विश्वसनीय है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन है या फिर व्यक्तिनिष्ठ है? तो राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिनिष्ठ। याद रखिएगा वेद, विश्वसनीय और संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन ये तीनों ही वस्तुनिष्ठा परीक्षा के गुण हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए अच्छे प्रश्न पत्र में? वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर ये सभी? तो राइट आंसर होगा आपका सभी। वेदता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों ही गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रश्न पत्र में। तो राइट आंसर आपका ये सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति हेतु, समवाय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या फिर रुचि हेतु? तो यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण की जो आवश्यकता है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा।
अगला प्रश्न है दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया गया था? भारत में, रूस में, अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में? तो राइट आंसर होगा अमेरिका में। दल शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो अमेरिका में किया गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों का वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 2 वर्गों में या फिर 3 वर्गों में? तो याद रखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक के जो गुण हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 वर्गों में किया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अध्यापक का विशेष गुण है सहनशीलता है, अध्ययनशीलता है, अन्य विषयों का ज्ञान है या फिर निष्ठा है? तो राइट आंसर होगा सहनशीलता। याद रखिएगा जो अध्यापक का विशेष गुण होता है वो सहनशीलता होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका, यहाँ पर देखिए अध्यापक की भूमिका आपको बताना है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, साथ में प्रभावी मूल्यांकन, ये तीनों ही एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1988 में, 80 में, 76 में या फिर 94 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। महिला जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी? 85 में, 84 में, 80 में या फिर 89 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 89 में। 1989 में महिला जनसंख्या की शुरुआत हुई थी। सबके लिए शिक्षा, जिसको हम शॉर्टकट में कहेंगे EFA एजुकेशन फॉर ऑल की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 91 में, 90 में, 95 में या फिर 94 में? तो याद रखिएगा यहाँ जो शुरुआत हुई थी ये 1990 में हुई थी। कब हुई थी? सबके लिए शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अब यहाँ पर देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? इसे DPEP भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 99 में हुई थी, 75 में, 94 में या फिर 61 में? तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में हुई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? करना, पढ़ाना, सुनना या फिर देखना? तो सीखने का सर्वोत्तम तरीका होगा करना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर भारत में? तो ये हुआ था अमेरिका में। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का समय, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, ये 5 से 10 मिनट का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होगा? 5 से 10 मिनट का होगा। साहचर्य विधि का आविष्कार किया था, किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट के, मोंटेसरी के, रायबर्नी के या फिर एंटर के? तो यहाँ पर किया गया था मोंटेसरी के। याद रखिएगा साहचर्य विधि का जो आविष्कार किया था वह मोंटेसरी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीपीनन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या फिर मोंटेसरी ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है। किसके द्वारा किया गया था? ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया था शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा है, सौपचारिक शिक्षा है, गैर अनौपचारिक है, औपचारिक शिक्षा है या फिर दूरस्थ शिक्षा है? तो यहाँ पर परिवार एक साधन है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है परिवार। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे, कौन थे? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पार्कहट्स या फिर वाटसन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किलपैट्रिक। याद रखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए जो प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे वो किलपैट्रिक थे। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? किलपैट्रिक ने, मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने या फिर रोसी ने? तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया था? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका
सही होगा। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील योजना के बारे में तो आपको पता होगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 में, 95 में, 45 में या फिर 41 में? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी। याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में? तो ये बनाया गया था 2005 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है ये 2005 में बनाया गया था। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? हर्बट की पंचपदी प्रणाली में, मॉरिसन प्रणाली में, डीवी प्रणाली में या फिर रोसो प्रणाली में? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि भारतवर्ष में जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना का आधार किस आधार पर बनती है? तो ये हर्बट की पंचपदी प्रणाली के आधार पर बनती है। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA के नाम से भी जाना जाता है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2001 में, 99 में, 2008 में या फिर 1994 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 45 में, 2005 में, 2003 में या फिर 1994 में? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2003 में हुई थी। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और अगले पार्ट में भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 200 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो अंतिम प्रश्न है, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना या फिर प्रतिमान? तो क्या बनाया जाता है शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले? तो ये बनाया जाता है इकाई योजना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी वाला। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। टोटल 100 प्रश्न का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।